कल चुनाव प्रचार थम जाएगा, उससे पहले बात करते हैं। लेकिन कल हम आपको बड़ा विश्लेषण दिखाएंगे और आज हम बैठे हैं एक अलग मुद्दे पर, क्योंकि आज गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से जो भाजपा के प्रत्याशी है राव इंद्रजीत सिंह, आज वो कोसली पहुंच गए और कोसली आज गडकरी की जो है वहां पर रैली थी अरविंद शर्मा के लिए, तो उसमें आज राव पहुंच गए। और पहले भी हमने विश्लेषण दिखाया था, तो हमने एक जिक्र किया था क्या राव कोसली भी जाएंगे अरविंद के लिए वोट मांगने के लिए, तो उस पर भी सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि राव जो है धर्मवीर के लिए अटेली में चले गए थे वोट मांगने के लिए, तो उसी के आज मायने जानेंगे। और आज राज बब्बर ने जो अपना रोड शो किया है उसका भी आकलन करेंगे, क्योंकि कल राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के अंदर बजाजा सदर बाजार के अंदर अपना रोड शो किया था, काफी अच्छा रोड शो था और अच्छी भीड़ थी। आज राज बब्बर ने रेवाड़ी में किया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। तमाम चीजों पे विनय यादव की क्या पैनी नजर है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कल चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर ही कर सकते हैं, यानी कि भोपू का शोर कल थम जाएगा, तो उसी में बातचीत करेंगे क्या आकलन है। और बड़ा आकलन हम आपको कल देंगे, और जो आपको 2 दिन तक लगातार चुनावी चर्चा दिखाएंगे, समीकरण दिखाएंगे किस तरीके से। लेकिन 2 दिन में जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह का चुनाव उठा है, आज मीरपुर की अगर हम बात कर ले, जिस तरीके से चुनावी जनसभा की गई, रैली नहीं एक रेला बन गया, क्योंकि मीरपुर के जो है समाज सेवी है वेद प्रकाश ठेकेदार, उन्होंने बाकायदा वहां पर कार्यकर्ता को बुलाया और चुनाव का प्रचार वहां पर किया। राव इंद्रजीत वहां पहुंचे और बाकायदा गदगद नजर आए राव इंद्रजीत सिंह, क्योंकि अच्छी खासी भीड़ थी। जिस तरीके से वेद प्रकाश ठेकेदार ने कहीं के सैकड़ों की संख्या के अंदर लोगों को वहां बुलाया और बड़ा हुजूम वहां पे उमड़ा, तो राव का भी कहीं ना कहीं आज जो कहीं चुनाव बड़ा तूफानी हो गया। और 2 दिन से जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी में डेरा डाला हुआ है, तमाम जगह गुरुग्राम के अंदर कल रोड शो किया, तो कहीं ना कहीं चुनाव अब आखिरी चरण के अंदर है, तूफानी दौरे हो रहे हैं और रोड शो बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, उसी पे चर्चा करते हैं। विनय जी, तमाम तस्वीरें आपने देख ली। हमने कहा था कि अंत के अंदर जब बड़े स्टार प्रचारक आएंगे तो बड़ा तूफानी चुनाव प्रचार होगा। और कल मोदी जी भी कल दादरी में आ रहे हैं, आज राहुल गांधी आके गए, कल मोदी जी वहां आ रहे पाली के अंदर, महेंद्रगढ़ के पाली में, और आज राहुल गांधी जी दादरी के अंदर आए और भी कई जगह गए। किस तरीके से अब देखते हैं, क्या अब लगता है चुनाव पूरा टेम्पो उठ गया चुनाव का, क्योंकि कल तो चुनाव प्रचार ही थम जाएगा? मोहन जी देखिए, जैसे जैसे चुनाव की पोलिंग डेट नजदीक आ रही है, उसी के साथ साथ दोनों पार्टियों का चुनाव या अन्य जो भी क्षेत्रीय दल हैं, जो भी जिस एरिया में सीमित हैं, सबका प्रचार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोगों की सक्रियता धीरे धीरे चुनाव के लिए नजर आने लगी है। पहले जैसे उदासीन लग रहा था ना चुनाव, अब चुनाव का माहौल नहीं है, खासकर हमारे इन दक्षिण हरियाणा की 2-3 सीटों पर। अब वो बिल्कुल पूरे उठान पर, पूरे उफान पर है। बड़े बड़े नेताओं का जैसे जैसे आगमन हो रहा है, तो जो न्यूट्रल जो वोटर थे, वो वोटर भी अब धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। उनका वोट डालने का मन बन रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी को डाल रहे हो। बाकी यकीनन आप बात करें, आज राहुल गांधी की जो रैली थी, बहुत अच्छी रैली थी उस एरिया के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। और दादरी के ऊपर की जितनी विधानसभाएं हैं, वहां राव दान सिंह को अच्छा समर्थन मिल रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब राव साहब जब यहाँ गए थे सेलम के अंदर, अटेली विधानसभा के अंदर, वो प्रचार करके आए हैं कैंडिडेट के लिए, धर्मवीर के लिए। अब उसका कितना असर लोगों के ऊपर रहेगा, ये वोट डालने के बाद पता चलेगा। राव साहब की बातों को तो लोगों ने सुन लिया है, अब उनके कहने से, उनकी अपील से वो कितने प्रभावित हो पाते हैं और कितना वोट बैंक उनके कहने से वो अपने अहिर कैंडिडेट को ना देकर यहाँ के तीनों चारों विधानसभा के अहिर मतदाता वो देंगे दूसरे कैंडिडेट को राव साहब से कहने के, वो अभी समय पर डिपेंड करेगा और एक दिन बाद ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नहीं, लेकिन मेरा बड़ा सवाल था ना, जो हमने एक चर्चा की थी, आपने भी पहले की था, कि भाई पिछली बार भी जो है राव इंद्रजीत सिंह वहां गए थे, तो उसको लेकर के दीपेंद्र को बड़ा नुकसान हुआ था। क्या लगता है आज जैसे दीपेंद्र हुड्डा अपना रोड शो कर रहे थे बोड़िया कमालपुर से, उन्होंने अपनी शुरुआत की कोसली के तमाम विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन आज जो राव गए वहां पे क्या लगता है डेंट हो पाएगा पूरा? देखिए मोहन जी, राव साहब जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो अपने चुनाव में बहुत ही व्यस्त थे। इस बार उनका खुद का चुनाव नेक टू नेक फाइट के अंदर फंसा हुआ है, मगर पार्टी का आदेश था ऊपर से, बड़े नेता आ रहे थे, गडकरी जो भाजपा के यकीनन बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए नेता हैं, तो उनके वहां आने पर उनको वहां जाना पड़ा। ये बात उन्होंने खुद अपने भाषण में भी कही थी, अब मेरे पास टाइम नहीं था, आना नहीं चाहता था, मगर पार्टी की तरफ से दबाव आया और गडकरी से मेरे निजी संबंध है, इसलिए मेरे को यहां पर आना पड़ा। तो ये बात उन्होंने खुद कही है। और अगर उनके जाने से
कुछ परसेंटेज वोटों में बढ़ोतरी जरूर होगी, मगर आप पूर्ण रूप से डेंट की बात करते हैं तो वो इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछले में आपको 2 बार जो विधानसभा लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, जिसके अंदर आप कोसली हल्के की अगर आप बात करते हैं तो राव जगदीश यादव जी जो है वो भी एक बड़े नेता हैं। बेशक वो लगातार चुनाव हारते रहे हो, मगर उनका जनाधार और जो उनके कार्यकर्ता जो वोट बैंक है वो आज भी उनके साथ है। जिसका एक उदाहरण है, जब पूर्ण रूप से 14 के अंदर भाजपा की लहर चल रही थी तो जो इंडियन नेशनल लोक दल के जो कैंडिडेट थे जगदीश यादव, जो उनकी मदद कर रहे थे, वो कोसली विधानसभा से जीत कर गए थे, मतलब अच्छी खासी वोट वो वहां से परसेंटेज लेकर गए थे। उसके बाद पिछले 2019 के अंदर जगदीश यादव जी भाजपा के अंदर आ गए, तो भाजपा में आने की वजह से जो वोट बैंक दीपेंद्र का था और जगदीश ने जो उनको डेंट किया, उसकी वजह से दीपेंद्र यादव हार गए। और भी कई वजह रही थी कि वो सरकार का जो दखल रहा उनको हराने के लिए, वो बातें अब हम कैमरे पर नहीं कह सकते हैं, मगर वो चुनाव हार गए, वो असर दिखा। तो यकीनन दीपेंद्र को जगदीश के आने से कोसली विधानसभा के अंदर जो वोटर है उनका उसको फायदा मिलेगा। वो कितना परसेंटेज मिल पाता है वो डिपेंड करेगा, अभी वोटर जब पोल करेंगे। नहीं, वो तो दीपेंद्र भी मान रहे हैं कि भाई जगदीश के आने से, यादविंदर के आने से। दूसरी बात क्या है, पिछली बार पूर्ण रूप से देश के अंदर देश के लिए लहर चल रही थी, मोदी जी की जो अपील की थी, जो देशभक्ति की लहर चल रही थी, उसके होने की वजह से भी कुछ वोटें कोसली से कम डली। पर इस बार यादविंदर और जगदीश यादव दोनों दीपेंद्र के साथ हैं, तो उनके अंदर जो आपसी टकराव जो स्थिति थी वो खत्म हो गई है। दोनों के वोटर मिलकर जब वो डालेंगे तो वोट गेन करेगी, प्लस हो जाएगी। अब राव साहब वहां गए हैं, राव साहब का जाना भी 2 उद्देश्य से था। अगर राव साहब इसलिए वहां गए, अगर मैं अब पार्टी की लेवल की हाईकमान की बातें नहीं मानता हूं तो इसी वजह से वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में गए और अब रोहतक लोकसभा में गए। पर राव साहब वहां जितना डेंट करेंगे उतना डेंट हो सकता है, राव साहब को भी यहाँ जाटों का भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ जो जाट मतदाता है हमारी गुड़गांव लोकसभा में, जितना उनको वहां फायदा वो दिलाएंगे उतना नुकसान राव साहब को यहाँ भी हो सकता है। मगर एक चीज है देखने वाली, राव साहब ने कल जो गुड़गांव में रोड शो निकाला वो यकीनन बहुत ही अच्छा रोड शो था, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि मैं अब राव साहब की बात कह दूंगा तो जो कांग्रेस के अन्य दल के नेता वो नाराज हो जाएंगे, और मैं अगर उनकी हकीकत बता देता हूं तो राव साहब के वर्कर है वो दूसरी प्रतिक्रिया देती है, उनको बुरा लगता है। मगर जो सच्चाई है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। राव साहब का गुड़गांव में जो रोड शो रहा वो यकीनन कल बहुत अच्छा रहा। आज जो राज बब्बर ने जो शो किया है उसके मुकाबले आज का रेवाड़ी का जो रोड शो था वो हल्का रहा है, इसमें कोई अतिशोक्ति कोई बात नहीं। नहीं, हल्के की वजह क्या मानते हैं? हल्के की वजह 2 है। एक तो व्यवस्था जो सिस्टमेटिक जो थी ना, जो भाजपा के राव साहब के जो कार्यकर्ता वर्कर हैं वो बिल्कुल एक सिस्टम के तरीके से काम को कर रहे हैं, वो तरीके सिस्टम की कमी यहां नजर आई है। अब वो सिस्टम मैनेज नहीं कर पाए प्रोग्राम को, किस तरह से हमें कहां से शुरू करना है, तो बीच में कहां कौन कौन स्वागत करेगा। जितने भी जो कप्तान साहब के साथ, मैं मानता हूं अधिकांश पार्षद कप्तान साहब के साथ है रेवाड़ी शहर के, पर वो एक साथ एक जगह इकट्ठे हो गए। वो जगह जगह अगर वो स्वागत करते हुए चलते हैं, उनका बाजार में अगर 10-15 पॉइंट बनाए जाते और वहां अपने समर्थकों के साथ वो स्वागत करते तो उसका एक अलग ही असर देखने को बाजार में मिलता और उसका मैसेज भी जाता। हाँ, एक बात और बाजार में देखने को मिली, क्योंकि जब इनका रोड शो निकल रहा था तो मैं पूरे 2-3 घंटे बाजार के व्यापारियों के साथ बैठा हुआ, तो मैं अलग अलग कम से कम 20 से 25 दुकानों पर मैं बैठ के आया हूं आज। और जहां जो चर्चा की थी, तो जो पंजाबी वोट बैंक है जो भाजपा से जुड़ा हुआ है वो भाजपा को दे रहा है, और जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है व्यापारी पंजाबी वोट बैंक, जो पैसे वाले हैं, जो उनको कई जो अच्छे के उसमें गिने जाते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो दे ही रहा है कांग्रेस को। मगर जो गरीब जो रेहड़ी वाले हैं, फड़ वाले हैं, जो पंजाबी दुकानदार हैं, जो गरीबी के अंदर हैं, जिसके अंदर हमारा कृष्णनगर का एरिया है, नए आबादी का बाजार के तहसील के आसपास का एरिया, वो व्यापारी खुलकर तो बीजेपी का खिलाफ नहीं कह पा रहे, मगर वो वोट अब भी वो एक बिरादरी के नाते या किसी भी तरह से वो वोट देना चाह रहे हैं राज बब्बर को। ये भी मुझे लोगों के मुंह से सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बड़ी बात मिली। यानी कि इस बार केंद्र में पंजाबी वोट बैंक है, आप मान रहे हो इस बात को? बिल्कुल मान रहा हूं जी। इसी वजह से पहले लगता था अगर राज बब्बर कप्तान साहब की टिकट कटने के बाद अगर राव साहब को सीट बिल्कुल थाली में परोस के मिल गई है, दे दी गई है, मगर जैसे जैसे चुनाव आया और ये पंजाबी का जो नारा चला और लोगों की जो मानसिकता बदली है, तो बिल्कुल माइंड चेंज हो गया। उसका इफेक्ट हमारा गुड़गांव में, रेवाड़ी में, सोहना में ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है ना, अभी 2 दिन बच रहे हैं। देखिए, कल प्रचार थमेगा, 23 तारीख की शाम को प्रचार थम जाएगा, 24 का पूरा दिन है, 25 को मतदान होना है। क्या लगता है राव इस दौरान बड़ा खेल करेंगे? देखिए मोहन जी, राव साहब बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लंबे समय से राजनीति के अंदर हैं, उन्हें पता है अब चुनाव से 2 दिन पहले की जो व्यवस्थाएं बैठाई जाती हैं, जिस भी तरह मतदाताओं को लुभाया जाता है, उनको पॉइंट्स पता है। अगर वो पॉइंट सटीक उनके बैठ गए और लोगों ने उनके कहने पर जो भी
उनकी बातें उन पर वो खरे उतर गए तो वोट उनको मिल जाएगा। और अगर वो पॉइंट कप्तान साहब को भी पता है, रेवाड़ी विधानसभा की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर, हाँ। कप्तान साहब को भी पता है, बब्बर को भी पता है, वो भी 3 चुनाव जीते हुए हैं, देखिए बरोबर के खिलाड़ी वो भी है, हालांकि इस एरिया का नहीं पता, लेकिन नवज उनको भी पता है। मैं उसी बात पर आ रहा था कि राज बब्बर को यहाँ के लोगों का एक एक पॉइंट्स का नब्ज का नहीं पता, वार्ड वाइज मोहल्ले वाइज, किस आदमी को आपने साथ लेके क्या कार्रवाई करनी है चुनाव से पहले, जो 2 दिन पहले होती है, अगर वो कार्रवाई कप्तान के समर्थकों द्वारा उनके कैंडिडेट या जो उनके लेवल एजेंट, बूथ लेवल एजेंट, उनके द्वारा अगर सही सटीक बैठा दी गई तो आप मान के चलिए पोलिंग रेशो भी रेवाड़ी के अंदर बढ़ेगा और इसके अंदर बिल्कुल कड़ा मुकाबला वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए मुझे तीनों लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेता हूं। रोहतक में अब तक का आप जो चुनाव प्रचार देखा, तमाम, चाहे अरविंद शर्मा लड़ रहे हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हो, और भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर, क्योंकि आज मंच पे आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जब आए, एक तरफ दान सिंह बैठे थे और एक तरफ श्रुति चौधरी बैठी थी, और कुछ बातें भी उनकी हुई है, वो तस्वीरें भी सामने आई है। और इधर कहें कि महेंद्रगढ़ भिवानी के अंदर धर्मवीर से मुख्य मुकाबला राव दान सिंह का है, और गुरुग्राम में आ जाए तो राज बब्बर के साथ। तीनों का अगर आप हमारे पास 1-2 मिनट में ये समझा सके कि अब चुनाव कहां खड़ा है। मोहन जी, 10 की 10 सीटों में आज के समय में बराबर की टक्कर चल रही है। पहले ये लगता था 6 भाजपा जीतेगी, 4 कांग्रेस जीतेगी, उसके बाद लगने लगा अब 1 सीट किसी क्षेत्रीय दल को जा सकती है, 5 कांग्रेस जीत सकती है, फिर 1 की बढ़त हुई। 3 दिन पहले तक ये लगता था अब कांग्रेस कम जीत रही है और अन्य दल ज्यादा जीत रहे हैं, मगर आज की डेट में नेक टू नेक फाइट 10 की 10 लोकसभा सीट के ऊपर चल रही है। चाहे आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें, जैसे वो किसी ब्राह्मणों के प्रोग्राम में गए थे, वो भाषण देने लगे तो 1 ही मिनट में उनको मना कर दिया कि राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए आप यहाँ नहीं बोल सकते। वहां काफी गहमा गहमी हुई, और जिसने वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, प्रोग्राम किया था, जो उनकी ब्राह्मण महासभा के प्रधान है, उन्होंने क्षमा मांगी बकायदा माइक के ऊपर, और उनको खट्टर साहब को नहीं बोलने दिया। अपने जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनसे भी कहा उन्होंने, अगर मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, मैंने खट्टर साहब को नहीं बुलाया था, वो अपनी मर्जी से यहाँ आए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत सी जगह अंदरूनी रूप से जो विरोध जो पनप रहा है जनता का, ये डेंट कर रहा है सत्ताधारी पार्टी को, क्योंकि 10 समय लगातार सत्ता में हो गए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो विधायकों को जो पावर नहीं दी गई भाजपा की तरफ से, अब विधायक तो बना दिए गए, पर विधायक विदाउट पोर्टफोलियो, उनके हाथ में पावर नहीं है किसी छोटे कार्यकर्ता को कहीं डीसी रेट की नौकरी भी लगा सके, किसी कर्मचारी जो उनके खिलाफ बात नहीं मान रहा सरकार की, हमारे कार्यकर्ताओं की, उनकी वो बदली कर सके। तो सब कुछ जो सिस्टम जो बड़े लेवल पर हाईजेक किया था ना, वो छोटे लेवल पे हर जगह डेंट कर रहा है सरकार को। ये भी एक मुख्य मुद्दा है जो लोग समझ रहे हैं। अब पुरानी परिपाटी पे लोग आना चाह रहे हैं। लोग ये तो कहते हैं अगर ठीक है भाजपा में नौकरियां मिली, पर वो नौकरी जो बात करते हैं तो डी ग्रुप की नौकरियां मिली, ऊपर से ए बी और सी ग्रुप की नौकरियां कब लग गई, किसने लगाई, वो किसी को पता ही नहीं। वो जो लगे हैं उनके मुंह से भी आप बात करेंगे तो वो अलग ही तरीका बताते हैं हमारी नौकरी कैसे लगी है। और दूसरा आप देखें, अगर नगर, जितनी भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है पूरे हरियाणा के अंदर, जो प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा था वो अभी तक लोग भुला नहीं पाए। उनकी जबान पे आज तक वो प्रॉपर्टी आईडी का घोटाला, अनियमितता है, उससे भी लोग बड़ा परेशान है। और हमारे हाथ में तो हर महीने, छठे महीने एक नया कागज पकड़ा दिया था, जिसके लोग लाइनों में सीएससी सेंटर में खड़े रहते हैं, और हमारा जो काम 10 रुपए में होता था 200, 250, 300 रुपए में होने लग गया। चलिए, मैंने आपसे तीनों का पूछा, अब मेरे सवाल को मैं उसी बात कर रहा हूँ। हाँ, उसी बात कर रहा हूँ मोहन जी। रोहतक के अंदर आप बात करें तो जो नुकसान दीपेंद्र हुड्डा को बादली, रोहतक और झज्जर में विधानसभा में पिछली बार हुआ था, वो नुकसान इस बार उनको नहीं हो रहा है। उनको उन तीनों जगह बढ़त मिल रही है पहले से बहुत अच्छी, क्योंकि 4 दिन पहले मैं इन तीनों विधानसभा में गया था। वहां मेरी जिससे भी बात हुई, मैक्सिमम लोगों की जुबान पे एक था, जिनसे बात कर रहे थे तो 100 में से 80 लोग सीधा स्पष्ट नाम दीपेंद्र का ले रहे थे। इतनी स्पष्टता तो हमारे गुड़गांव लोकसभा में भी दिखाई नहीं दे रही है लोगों के अंदर। अगर हम बात करें तो किसी से कहें या सीधा राज बब्बर का या सीधा राव साहब का नाम लेते, वो बात को घुमा देते हैं, कहते हैं अभी तो टाइम है, देखेंगे जी, हाँ ठीक है, दोनों का बढ़िया चल रहा है, दोनों की अच्छी वोट है, सब तो घुमा रहे हैं। लेकिन मेरा फिर वही सवाल आ जाता है ना, कि जिस तरीके से जो हम तीनों लोकसभा सीटों में चर्चा कर रहे हैं, अभी किसकी टक्कर आप मानते हैं, क्या, कहां कौन खड़ा है? क्योंकि जैसे आज रोड शो निकला, और जिस तरीके से अभी आपने जैसे 3 जगह का बताया, कोसली में भी तो बड़ा डेंट लगा था ना, और आज राव जिस तरीके से कोसली में पहुंचे, अरविंद के लिए वोट मांगे हैं, मोहन जी क्या हुड्डा अभी यहाँ अभी खेल कर सकते हैं? मोहन जी, पहले जो लग रहा था, अब बड़े बड़े नेताओं ने अपना गेम प्लान सेट कर लिया, अब सब उससे बाहर आ गए हैं। बात आ गई पार्टी लेवल पे, सब नेता, अब जो उनके तो सिस्टम था वो खत्म हो गया, सब बिल्कुल खड़े, एक दूसरे के विरोध में बिल्कुल खड़े दिख रहे हैं, जैसे युद्ध की तरह नेता वो खड़े हो जाते हैं ना योद्धा,
अब जो छोटे बड़े सारे कार्यकर्ता नेता बिल्कुल युद्ध वाली स्थिति में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट कार्ड का डर हो गया, बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड का सबको डर लग रहा है, चाहे वो भाजपा की तरफ से कड़े निर्देश है, कांग्रेस की तरफ से कड़े निर्देश है। आप बात करें श्रुति चौधरी दान सिंह की, श्रुति चौधरी और दान सिंह का जो भी मनमुटाव था वो आज राहुल जी ने उनका खत्म कर दिया है। उनकी मीटिंग हुई है, बाद में वो बैठे हैं और इसीलिए उन दोनों को एक साथ अगल बगल में कुर्सी पर बैठाया जाता था कि जनता में एक मैसेज जा सके। अब जो अफवाहें और अपवाद फैल रहे हैं वो अब नहीं है किसी भी तरह के, वो सब सुलझा दिए गए हैं। इसी तरह की बात अब गुड़गांव लोकसभा की आप कर रहे हैं, तो गुड़गांव लोकसभा के अंदर भी सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही भाजपा के नेता को, जो भाजपा तक यही पदाधिकारी हैं वो वर्किंग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और कांग्रेस के जो विधायक के कैंडिडेट थे, चाहे वो हार गए चाहे जीते हैं, आप देखेंगे 3 सीट पे विधायक कांग्रेस के जीते थे हमारे गुड़गांव लोकसभा के अंदर, तो वो खुलकर अपने नेता के साथ लगे हुए हैं। और इसी तरह मैंने पहले भी कहा था, अब मेवात से जो 3 नेता भाजपा में गए थे कांग्रेस से अन्य दल से, वो चुपचाप बैठे हैं क्योंकि वो अपने मुस्लिम वोटों को इधर उधर नहीं बिखराना चाहते आगे अपनी विधानसभा को देखते हुए। ये भी एक दिक्कत का विषय है। आज जो बब्बर का रोड शो हुआ, क्या लगता है कैप्टन अपने नंबर बना पाए? नहीं, कैप्टन साहब आप माने तो रोड शो बब्बर का नहीं था, ये कैप्टन साहब का ही था, क्योंकि बब्बर का रेवाड़ी के अंदर किसी तरह के कार्यकर्ता नहीं, वो कांग्रेस के ही वर्कर हैं जो लगे हुए थे, और कैप्टन साहब के अपने निजी लोग थे जो लगे हुए थे। तो बब्बर से ज्यादा रोड शो कैप्टन साहब का था। अब इसी बात पे एक मैं लाता हूं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं मैं किसी कार्यकर्ता की। अभी मीरपुर के अंदर जो प्रोग्राम हुआ वो भी मैंने देखा, वो हमारे ठेकेदार रहे रेवाड़ी नगर परिषद के वेद प्रकाश जी, उन्होंने प्रोग्राम किया, उनकी पुत्रवधू वहां से सरपंच है। गांव के लिहाज से अगर आप देखें जो प्रोग्राम हुए, मुझे लगता है इस एरिया के अंदर सबसे अच्छा प्रोग्राम आज वो मीरपुर के अंदर रहा। वो 2 वजह है, और एक तो राव साहब के वहां वोटर बहुत ज्यादा पहले से ही है, अब वो किसी भी वजह से है कि उनका वहां एक नाता है, वो मैं आप इस पे नहीं कहना चाहूंगा कैमरे पे, इस वजह से। दूसरा, वेद प्रकाश जो है उनको भीड़ जुटाने की कला आती है। वो जब भी पार्षद का चुनाव लड़े, चाहे वोट नहीं आई हो, हार गए हो, पर उनके जो रोड शो प्रोग्राम भीड़ के होते हैं तो वो अच्छी भीड़ खासी जुटा लेते हैं। ये उनके अंदर एक खासियत है। जो वो कप्तान साहब के थे तो उसी तरह के प्रोग्राम वो कप्तान साहब के लिए करते थे, वो भाजपा से 10 साल में, तो उसी तरह के प्रोग्राम वो भाजपा के लिए, राव इंद्रजीत के लिए कर रहे हैं। तो और यकीनन संजीवनी आज मिली कहीं से, लगता है कि अब एक बार जैसे आज मीरपुर में जो भीड़ आई तो राव भी कहीं ना कहीं देख के चौकन्ने हुए। मैंने पहले कहा था जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, चुनाव का मुद्दा अहीर वर्सेस पंजाबी बनता चला जाएगा। अब डिपेंड जो रहेगा, जो अदर कास्ट जो वोटें हैं वो कितना भाजपा को वोट देती है, कितना कांग्रेस को देती है, वो 1-2 दिन में क्लियर हो पाएगा। क्योंकि लोग चुप हैं, सरकार के डर से, अधिकारियों के डर से, खुले कैमरे पर या सामने कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ये उनको डर है कि हम कई बात लीक आउट कर दे, और हमारा जो परिणाम है, अगर कांग्रेस वाले भी चुप है व्यापारी, अगर हम कहते हैं कांग्रेस का कैंडिडेट हार गए तो आप बाद में आप लोगों को दिक्कत होगी, और बीजेपी के जो व्यापारी वो इसलिए चुप है कि हम अगर कहते कहीं बीजेपी का जीतेगा, बाद में वो हार गए तो कांग्रेस वाला ये परेशान करे। तो ये जो डर है ना, ये सबसे बड़ा सता है लोग, इसलिए लोग चुप है। बिल्कुल लोग चुप हैं, लेकिन कल शाम तक का वक्त है और अभी कहीं ना कहीं करो या मरो की स्थिति है। कत्ल की रात अभी बाकी है एक तरीके से, क्योंकि 2 दिन जो होते हैं बड़े क्रूशियल होते हैं, और ऐसे के अंदर किस तरीके से रातों रात वोट पलटते हैं, किस तरीके से उम्मीदवार किस तरीके से अपना खेल खेलते हैं, बड़ा राजनीति इसमें चलता है। तमाम शाम दाम दंड भेद होता है, लेकिन 25 तारीख को मतदान है, और हम आपको कल जब नामांकन ये चुनाव प्रचार थम जाएगा उसके बाद भी हम आपको अपडेट देंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहे। ये विनय जी से हमने आपको तीनों लोकसभा का बताया, क्योंकि आज जब राव इंद्रजीत सिंह कोसली गए तो उससे कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि हुड्डा के बेटे का बड़ा सवाल है। और कुछ कहना चाह रहे हैं मोहन जी? कोसली की आपने फिर जिक्र कर दिया तो मेरे दिमाग में बात, कोसली विधानसभा के अंदर भाजपा के सारे ऐसे 6-7 बड़े नेता हैं जो अपने आप को एमएलए का दावेदार मानते हैं और पुराने भाजपा के हैं। तो ये आप यकीन मानिए, जब 6-7 बड़े नेता, जो सिटिंग जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री, सिटिंग विधायक, इसके अलावा और कई अन्य नेता जो कोसली में तो बीजेपी के मैं वही तो कह रहा हूँ, तमाम बड़े नेता कोसली में होने के बाद भी अगर कोसली के अंदर बाहर से बड़े नेताओं को, नितिन गडकरी जी को, राव साहब को बुलाने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा है, तो यकीनन मान के चलिए भाजपा कोसली में बहुत कमजोर थी, और उसकी पूर्ति, उस डेंट को भरने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। क्योंकि वो जो 6-7 नेता थे कोसली के, जो अपने आप को दावा भरते हैं कि हम यहाँ के स्ट्रॉन्ग नेता हैं, उनके हाथ में इसका मतलब कुछ नहीं है। आपने फिर सवाल खड़ा कर दिया, इसके मतलब राव के कद को फिर आकर रही है बीजेपी। अपनी जरूरत पड़ी तो आज राव साहब आप कोसली के अंदर जाइए, और वैसे बीजेपी वाले मदद नहीं कर रहे अंदर खाते राव की, तो फिर कहीं ना कहीं राव का कद फिर बड़ा हो रहा है। देखिए मोहन जी, राव साहब का हर एक विधानसभा में कितना भी प्रतिशत हो, दखल तो है।
इसको चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो, वो कहीं नहीं निकाल सकते। तो आज फिर नींद उड़ेगी उनकी। ठीक है, आज नींद उड़ेगी। आने वाले 3 दिनों में वो उसकी भरपाई कैसे करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या प्लानिंग बनाएंगे, ये कल परसों तक क्लियर हो जाएगा। तो कहां राव साहब को वहां फिर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, अगर राव वहां करेंगे तो हुड्डा चुप बैठेंगे, क्योंकि उनके भी मैं वही उसी बात पे आ रहा था कि राव साहब जिस तरह से अंदर भिवानी लोकसभा में गए हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ में, अब रोहतक लोकसभा में गए हैं, तो वहां वो जितना प्लस करके आएंगे, मुझे डर उस चीज का कहीं उतना ही डर उनको यहाँ ना भुगतना पड़े अपनी लोकसभा के अंदर, क्योंकि वहां पार्टी के दबाव में बेशक वो चाहते बिना चाहे वो चले तो गए दोनों जगह, क्योंकि वो अपने चुनाव में बिजी रहना चाहते थे, किसी अपवाद में किसी उसमें नहीं गिरना चाहते थे, किसी तरह की कंट्रोवर्सी में, मगर पार्टी का दबाव होने की वजह से उनको जाना पड़ा। मगर जितना वो उधर फायदा करते हैं, मुझे डर है कहीं उतना ही डेंट उनको यहाँ ना लग जाए। तो फिर कोसली में बड़े बड़े नेता आप लोगों ने उतार दिए, तमाम बड़े बड़े, कहें जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा का हमने आपको बयान दिखाया था, वो कह रहे थे बोलो तमाम नेता। मोहन जी, जहां पार्टी को लगता है कि ये सीट हम ज्यादा हार रहे हैं, जहां उनको डर होता है, वहीं बड़े नेताओं के ज्यादा प्रोग्राम किए जाते हैं, हर एक पार्टी की तरफ से किए जाते हैं। हरियाणा में ये 3 सीटें हमारी क्यों होट हो गई भाई? दीपेंद्र हुड्डा को पिछली बार हराया, मान लो किसी तरीके से भी हरे, चाहे जैसे भी हरे, शाम दाम दंड भेद अपनाया। भिवानी महेंद्रगढ़ नाराजगी की वजह से चर्चा में आ गई, गुरुग्राम लोकसभा सीट चर्चा में आ गई। ये 3 सीटों पर क्या पूरे हरियाणा की निगाह टिकी हुई है, आप मान रहे हो? निगाह इसलिए टिकी हुई है, अगर हमारी गुड़गांव लोकसभा पे हमेशा जो कब्जा वर्चस्व रहा है वो राव साहब का रहा है। रोहतक लोकसभा की बात करें तो वहां हुड्डा जो ग्रुप है, हुड्डा जो परिवार है, उनका दबदबा लंबे समय से रहा है। पिछला चुनाव वो हार गए, बहुत कम अंतर से हारे, कई परिस्थितियां रही हारने की, वरना वो चुनाव नहीं हारते। तो इसलिए जहां जहां जिस दल की जो बढ़िया, तीनों सीटें हुड्डा के रिपोर्ट कार्ड को भी तय करेगी, बिल्कुल तय करेगी, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा हमेशा किसी भी पार्टी के रिपोर्ट कार्ड को तय करता है। कांग्रेस जब भी सत्ता में आए, दक्षिणी हरियाणा से ज्यादा विधायक है। भाजपा जब भी सत्ता में आए, दक्षिणी हरियाणा से ज्यादा विधायक उनको मिले। और ये लोकसभा के साथ साथ आगे विधायक का ट्रायल भी है। अगर लोकसभा के कैंडिडेट जिस पार्टी के यहाँ हारेंगे, उतना ही नुकसान उनको विधानसभा में भी होगा। नुकसान होगा। तो ये पूरा विश्लेषण हमने आपको सुनाया, लगातार जिस तरीके से हम आपको अपडेट दे रहे हैं, और ये विनय जी ने पूरा बड़े विस्तार से बता दिया। फैसला अब आप लोगों को करना है, 25 तारीख को लोगों को मतदान करना है, और ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले, अपना मतदान करें। लेकिन हार जीत चुनाव के अंदर चलती रहती है, कौन हारेगा कौन जीतेगा हम इसमें नहीं जा रहे। लेकिन चुनाव प्रचार हुआ लगातार, और अब जब अंत में आते आते जिस तरीके से चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ी है, तो चुनावी समीकरण भी बदल गए। और हम जैसे पत्रकारों को भी अभी आकलन करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। कल प्रचार थम जाएगा, उसके बाद फिर आपको अपडेट देंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।